हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हम बैलेंस शीट को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पक्का है कि मिलने ही वाला है कि बैलेंस शीट क्या होता है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको हम किस लिए, और ईच लाइन आइटम जो बैलेंस शीट में होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखो, बैलेंस शीट को पढ़ना और समझना दोनों डिफरेंट थिंग्स है। बैलेंस शीट को आप पढ़ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में, लेकिन बैलेंस शीट को समझने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोग सालों सालों लगा देते हैं बैलेंस शीट को समझने में, और इवन जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी तक कहते हैं कि उनको भी बैलेंस शीट जो है वो अच्छी तरह से रीड करना नहीं आता, क्योंकि अगर आपको जब तक बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप बैलेंस शीट को नहीं समझ पाओगे। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग और डिपेंड करता है, डिफर करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सबका बैलेंस शीट जो होता है वो अलग होता है, बट मोर और लेस एक फॉर्मेट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा फॉलो किया जाता है जो लिस्टेड एंटिटी पर एप्लीकेबल होता है। हम आज एक लिस्टेड एंटिटी का बैलेंस शीट देखेंगे एज अ फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट के बेसिस पे ना अदर कंपनीज के भी बैलेंस शीट होंगे। तो अगर आपको समझना है और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है बैलेंस शीट को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के बारे में, तो आपको वो इस वीडियो से भी देखने को मिल जाएगा। अब अगेन जो इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे जब हम कंपनी की एनालिसिस करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो वहाँ पर आपको अगर इन चीज़ों की अभी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वहाँ पर आपको आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझने में। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, मैं डिटेल में इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बैलेंस शीट के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब बैलेंस शीट का मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के पास में कितने एसेट्स हैं, और एज वेल एज कंपनी के पास में कितनी लायबिलिटी है जो कंपनी को पे ऑफ करना है। तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये किसी एक पर्टिकुलर डे का होता है, जनरली हाफ ईयरली या फिर ईयरली बनाते हैं। तो ईयर एंड जो होता है 31 मार्च, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर एंड बोलते हैं, उस दिन पर यह बैलेंस शीट जो होता है वो देखा जाता है। अगर आप बैलेंस शीट को समझना चाहते हो तो अब आप ये समझ लो कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट एक जैसे स्टेटमेंट है, इसके दो साइड्स होते हैं, एक सोर्स साइड होता है, दूसरा एप्लीकेशन साइड होता है। सोर्स साइड में ये देखा जाता है कि पैसा जो है कंपनी को कहाँ कहाँ आ रहा है। सोर्स साइड में ये देखा जाता है कि कंपनी के पास में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, या फिर अगर पैसा नहीं आ रहा है तो कोई ऐसी सर्विस आ रही है या फिर कोई ऐसा गुड्स आ रहा है जिसको अभी तो आ रहा है लेकिन बाद में कंपनी को पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपनी की ऑब्लिगेशंस। तो सोर्स साइड में दो चीज़ें होती हैं, पहला कि कंपनी के पास में पैसा कहाँ से आ रहा है, या फिर कंपनी के पास में सर्विसेज या फिर गुड्स कहाँ से आ रहे हैं क्रेडिट पे, जो कंपनी जिसको बाद में पे करने वाली है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन साइट्स की, तो एप्लीकेशन साइड में कंपनी के पास जो सोर्स साइड से पैसा आता है वो पैसा एप्लीकेशन साइड में यूज होता है। कंपनी जहां पर वो सोर्स साइड्स के पैसे को यूज करती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन साइड। अब वो एसेट परचेज करने के लिए कर सकती है, या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकती है, या फिर कंपनी कुछ कैश अपने पास में रखती है अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो सारे जो होते हैं वो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स एप्लीकेशंस जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं जिसको कंपनी ओन करती है, जो भी पैसा उनको मिलता है सोर्स साइड से। अब एप्लीकेशन साइड आपको क्लियर हो चुका होगा। एप्लीकेशन साइड्स में हमारे पास होता है एसेट्स, एसेट्स जो कंपनी ओन करती है, जो भी पैसा उसको सोर्स साइड से मिलता है। अब पहला जो होता है वो सोर्स साइड होता है। अब सोर्स साइड जो होता है ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है लायबिलिटी। अब आपको ना एज अ लेमैन समझना है कि कोई भी पर्सन कंपनी को पैसा क्यों देगा। इन रिटर्न अगर उसको कुछ मिलता है, इसीलिए कंपनी को पैसा दिया जाता है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी में जो पैसा होता है वो जनरली ओनर का होता है, प्रमोटर का होता है। वेयर एज जो लायबिलिटी होती है, उस लायबिलिटी में जो भी पैसा लायबिलिटी सोर्स साइड में देता है ना, उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। दैट मीन्स कि कंपनी को इन रिटर्न कुछ ना कुछ उस लायबिलिटी के बदले में उसको पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि जो भी लायबिलिटी साइड से हमें सोर्स कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, इन टर्न्स कंपनी को कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है अपनी, तो अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया है तो उसको सैलरी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे रही है बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको क्रेडिटर्स जो है वो गुड्स उधार पर देता है तो उसके बदले उसको पैसा देना पड़ेगा।
या फिर अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो बैंक आपको पैसा देती है बिजनेस करने के लिए, तो बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिनको आज नहीं तो कल आपको पे करना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये क्या होता है, कंपनी के ऊपर में कर्ज होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, ऑब्लिगेशन जो कंपनी को पे करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर में कर्जा है। वेयर एज जो इक्विटी होता है उसका मतलब क्या होता है कि देखो जो भी कंपनी होती है ना, इक्विटी से पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। तो जो भी कंपनी होती है और जो उसके ओनर होते हैं वो दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसीलिए अब आपको ये समझना है कि जब भी ओनर पैसा डालता है ना कंपनी में, तो वहां पर उसकी कोई रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इस तरह से होता है कि मैं कंपनी चालू कर रहा हूं, बाद में देखते हैं, अगर कंपनी चल जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं चली तो मेरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम इक्विटी में डालते हैं। दैट मीन्स कि कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी के ओनर को जो है जो भी पैसा कैपिटल जो ओनर लेके आया है उसको पे करना ही करना है। इसीलिए जो ओनर पैसा लगाता है उसको इक्विटी में डाला जाता है, ना कि लाइबिलिटी में। तो अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि इक्विटी और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इक्विटी को एक सेपरेट हेड दिया गया है और क्यों लाइबिलिटी को सेपरेट हेड दिया गया है। सो अब आपको बैलेंस शीट के दोनों साइड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। एक साइड होता है हमारा एसेट्स एप्लीकेशन साइड, दूसरा साइड होता है हमारा सोर्स जहां से पैसा आ रहा होता है या फिर कंपनी ने उनकी सर्विसेज यूज की होती हैं जिसको पैसा जो है वो बाद में पे करेगा, तो वहां पर आता है इक्विटी या फिर वहां पर आता है लाइबिलिटी। अब इतना क्लियर हो चुका है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एसेट और जो हमारी लाइबिलिटी होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब उसको सब कैटेगराइजेशन किया गया है दो पार्ट्स में। पहला होता है नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज और दूसरा होता है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब ये नॉन करंट और करंट क्या होते हैं, देखो जैसे कि एक कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर मतलब होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है जो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो जो कंपनियां होती है ना वो अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती हैं और इसीलिए आपको ही पता होता होगा कि जब भी मार्च एंड आता है तो वहां पर क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस जो होती है वो चेक की जाती है और उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। करंट एसेट्स और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो रियलाइज होंगे या पेड ऑफ किया जाएगा या सेल कर दिया जाएगा या फिर जिसको कंज्यूम कर लिया जाएगा विद इन दी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब वो एक साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। और इसके अलावा जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं जो एक साल से ज़्यादा तक की होती हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये क्लियर बाइफर्केशन हम करते क्यों हैं, तो अब आपको ये समझना है कि जो भी हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी होता है दैट इज मेनली रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो अब देखो इसकी बाइफर्केशन इसीलिए की गई है कि जो भी करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। ईदर उसको बिजनेस में यूज करना होता है डे टू डे या फिर वो बिजनेस के यूज करने से जो आउटकम आता है वो होता है। और जो नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है या फिर ऐसे एसेट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंपनी को फर्दर ट्रेड या फिर बिजनेस लाने में या फिर कंपनी को प्रोडक्शन करने में। तो अभी मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कंपनी के एसेट के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में, कंपनी के सोर्स एप्लीकेशंस जो होते हैं एज वेल एज करंट और नॉन करंट आइटम के बारे में। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ डीमार्ट के बैलेंस शीट का, वहाँ पर हम उसको अच्छी तरह से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर होगा तो मैं इसके ऊपर दूसरी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं नोट्स को सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बैलेंस शीट के हेडिंग्स का ना एक ओवरव्यू दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे बैलेंस शीट के कंपोनेंट को और उसके अंदर जाएंगे नोट्स को कि कैसे हम सिंक करते हैं जो हेडिंग्स होते हैं एंड देन नोट्स होते हैं और कैसे उसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च की है। तो मैंने जैसा बोला कि ये पर्टिकुलर डे का होता है, तो ये 31 मार्च को जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होगी कंपनी की उसके बारे में बता रहा है। और ये जो बैलेंस शीट है वो डी मार्ट का बैलेंस शीट है, ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और डी मार्ट का। अब देखो जब भी बैलेंस शीट आप खोलोगे तो यहाँ पर एक नोट नंबर दिया होता है जिसके बारे में मैंने बोला कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेडिंग होगी, एसेट है एंड देन यहाँ पर हमारा इक्विटी और लाइबिलिटी है और यहाँ पर हमारे ये कंपोनेंट्स होंगे, बेसिकली ये हेडिंग्स होते हैं। इसके अंदर में ना कि ये बताएगा कि ये एक हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेट सपोज, अब उसमें आएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कितने सारे प्रॉपर्टी हैं, कितने सारे प्लांट हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल दी हुई होगी कि इतनी
सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतनी उनकी वैल्यू है, कितना उन पर डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है, और कितना उसका क्लोजिंग वैल्यू है, कितना एडिशन हुआ है, कितना डिस्पोजल हुआ है, तो वो सारी डिटेल जो होगी वो नोट्स में दिया जाएगा। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको नोट्स में मिलता है। फर्दर ये हमारा है एज एट 31 मार्च 2023 और ये 22। जब भी आपको बैलेंस शीट मिलेगी ना लिस्टेड कंपनी की, तो आपको वहां पर कंपैरेटिव भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि करंट ईयर का फाइनेंशियल एज वेल एज प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इसलिए आपको ये हमेशा हर बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो भी एसेट्स है या फिर हमारी लाइबिलिटीज होंगी, उसमें दोनों को दो कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है, करंट और नॉन करंट। करंट जो होता है वो मेजरली रिलेटेड होता है हमारे ऑपरेशन से, वेयर एज जो नॉन करंट होता है उसको हम यूज करते हैं टू डू दी ऑपरेशंस, या फिर वो हमें सपोर्ट करता है अपने ऑपरेशंस को करने के लिए, राइट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम नॉन करंट एसेट्स में आती हैं, बिल्डिंग आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, बिल्डिंग मतलब ऑफिस बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, या फिर जहाँ पर हम ये अपना प्रोडक्शन जो होता है वो यूज करते हैं, मशीनरी हो गई जिसकी वजह से हम जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन करंट एसेट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है ना वो 1 साल से ज़्यादा होती है, 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा होती है। वेयर एज अगर हम करंट एसेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं इन्वेंट्रीज जिसको हम विद इन अ ईयर कंज्यूम करने वाले अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, करंट एसेट। जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, हमारे डेटर्स जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया होता है, वो सेल्स अब उनसे हमें पैसा रिकॉग्नाइज करना है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको विद इन द ईयर कर लेंगे, तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो भी क्या हो जाता है, करंट एसेट्स। उसी तरह से अगर आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग ली हुई है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो वो भी हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी हो जाती है। या फिर आपने गुड्स जो है वो परचेज किया है क्रेडिट पे, दैट मीन्स कि आपको उसको बाद में पैसा देना पड़ेगा, और जनरली क्या है, ये जो पैसा होता है कुछ टाइम बाद आपको पे करना पड़ता है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो अब जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हमारा एसेट आता है, एसेट में 2 कैटेगरी आपको मिलेगी, नॉन करंट एसेट्स एंड देन आपको करंट एसेट्स। ये दोनों एसेट्स मिला करके टोटल आता है हमारा एसेट का पोर्शन, जिसको हमने बोला था एप्लीकेशन, कि कंपनी के पास में पैसा कहाँ से आ रहा है और कंपनी उस पैसे को कहाँ पर यूज कर रही है। मैं आपको अब एक एक हेडिंग्स का ना ब्रीफ ओवरव्यू देता जाता हूँ। तो अगर हम जैसे देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, तो उसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गई। अब ये हो सकता है ऑफिस बिल्डिंग होगी, ये हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग्स होगी। प्लांट मतलब कि जहाँ पर कंपनी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हो गए, जनरली लैंड और वहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग होती है। और इक्विपमेंट्स का मतलब वो इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, जनरली इसका जो लाइफ होगा वो 1 साल से ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर ये नॉन करंट में है। तो अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि कंपनी के पास में 9725 का था इस साल, और यही वैल्यू पिछले साल 7770 करोड़ की। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कंपनी ने और भी ज़्यादा जो है लैंड, बिल्डिंग्स जो है या फिर प्लांट जो है वो परचेज किया है। अब आपको पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट जो है उसको फिजिकल स्टोर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये फिजिकल स्टोर्स पर बेचते हैं। तो हो सकता है इस इंक्रीज का मतलब कि उन्होंने लैंड फर्दर परचेज किया होगा या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी होगी अपने स्टोर नंबर्स को बढ़ाने के लिए। सो दिस कुड बी द पॉसिबल थिंग। जब हम इसको नोट्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। दूसरा होता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि वो एसेट जहां पर अभी प्रोडक्शन चल रहा है, जहां पर अभी काम चल रहा है और वो इन रियलिटी अभी यूज करने लायक नहीं है, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो रही है या फिर वो हमें किसी चीज में हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो हमारा जो होता है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है। थर्ड होता है हमारा ROU एसेट्स। आप इसको सिंपल से समझो, लीज पे जो भी हमने बिल्डिंग लिया है, इक्विपमेंट लिया हुआ है, तो वो हमारा जो होगा वो ROU एसेट के अंडर में आता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि वो एसेट्स जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, या फिर जैसे कि हमने लैंड खरीद दिया है और उसको हमने छोड़ दिया है कि जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं उसको बेच दूंगा, ये मेरा अभी का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। या फिर मेरे पास कोई बिल्डिंग है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको रेंटल पर्पज के लिए यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि मैंने किसी और को दे रखा है बिल्डिंग रेंट करने के लिए। तो वो जो भी चीज होती है ना जिसपे रेंटल इनकम या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गुडविल का मतलब होता है कि जब भी आप एक कंपनी परचेज करते हो ना, तो वहां पर कंपनी की जो वर्थ होती है, जब आप एक्स्ट्रा पे कर पाते हो, दैट मीन्स कि जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, जब आप उससे ज्यादा पे करते हो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, वो आप एज अ गुडविल लगाते हो, क्योंकि कंपनी का वर्थ तो उतना ही है जितना उसके बैलेंस शीट में शो हो रही है। तो वही आप अकाउंट्स में दिखाते हो और जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो आपका आ जाता है गुडविल में।
अब जो भी अमाउंट आपने कंपनी को अक्वायर करने के लिए पे किया है ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू, वो एज एन इन्वेस्टमेंट से होगी, और ओवर एंड अबव जो कंपनी की वैल्यू थी उससे ज़्यादा आपने पे किया हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो गुडविल होता है। इंटेंजिबल एसेट का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हो गया, डीमार्ट का अपना ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा, तो वो सारे जो होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, नॉट सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड। फाइनेंशियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जहां पर कंपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और उसको कभी भी लिक्विडेट कर सकती है। जनरली ये नॉन करंट में आ रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी ने ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि कंपनी सोच रही है कि उसको 1 साल के बाद ही कभी रियलाइज करना है, बेचना है, या फिर जो ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे कंपनी जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ गेन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पार्क नहीं कर रही है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट में शो हो रहा है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इनकम टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब इनकम टैक्स एसेट का मतलब है कि हो सकता है कंपनी ने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया होगा, एडवांस टैक्स हो गया होगा, तो यहाँ पर ये इनकम टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। अगेन जब हम नोट्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमें फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी। और डेफर्ड टैक्स जो होता है वो एक बुक एंट्री होती है, आप इतना बेसिक समझ सकते हो फिलहाल के लिए। और उसके बाद जो भी एसेट्स बचे होते हैं वो हमारे अदर नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अगेन जब आप नोट्स देखोगे तो वहाँ पर उसको और आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब चलते हैं करंट एसेट की तरफ, और यहाँ पर जो भी एसेट्स आपको दिखेगा ना वो रिलेटेड टू ऑपरेशंस होगा। जैसे कि हमने पहला देखा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री यहाँ से दिख रहा होगा कि 2742 करोड़ का इनके पास पहले था और अभी बढ़ करके हो गया है 3243 करोड़ का, ठीक है। उसी तरह से आता है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा ना जिनको कंपनी शॉर्ट टर्म में लिक्विडेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये करंट एसेट में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसको हमने क्रेडिट पे माल बेचा हुआ है, उससे हमें पैसे लेना है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिसीवेबल्स हो जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो रिसीवेबल्स अगर देखोगे ना तो वहां पर एकदम कंसिस्टेंट है, ना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अब आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि या तो कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट है, या फिर कोई ऐसा बैंक में पैसा पड़ा है जिसको कंपनी जो है वो 3 महीने के अंदर रियलाइज कर पाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो जो होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, जो भी कंपनी के पास में कैश अवेलेबल होगा या फिर 3 महीने के अंदर रियलाइज होने वाला होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मतलब 3 महीने की एफडी है या फिर 3 महीने के लिए उन्हें कुछ डिपॉजिट करवाया हुआ है, 3 या फिर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या फिर कैश है, तो वो सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बैंक बैलेंस एंड अदर देन कैश बैलेंस, तो वो कैश एंड कैश हो गया, बैंक बैलेंस को इन्होंने अलग से दिखाया हुआ है। उसके बाद में आता है अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा और भी अदर करंट एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने इंश्योरेंस वाले को प्रीपेड इंश्योरेंस कर दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, जब नोट्स में जाएंगे तो वहां पर हमें फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो थे ये सारे किससे रिलेटेड थे, कंपनी के ऑपरेशन से, क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री तभी यूज कर पाएगी, उसके बाद ही प्रोडक्शन कर पाएगी। इन केस ऑफ डीमार्ट, कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो सेल करने के लिए है ना, ट्रेडिंग बिजनेस में है डीमार्ट, तो वो कंपनी के पास जो भी इन्वेंट्री होगा वो कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है, ठीक है। और उसी तरह से रिसीवेबल, कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है उस सेल से, क्रेडिट सेल से, वो हमारा रिसीवेबल्स होता है। और जो कंपनी के पास में कैश अवेलेबल होता है वो कंपनी यूटिलाइज करती है सो दैट कंपनी जो है वो क्रेडिट सेल्स कर पाए, इन्वेंट्री को परचेज कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से करंट एसेट जो होते हैं वो यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी की तरफ। अब सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी। इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट मीन्स कि कैपिटल कितने का है कंपनी में। कैपिटल का मतलब सिंपल सा होता है कि प्रमोटर ने कितना पैसा जो है वो लगाया हुआ है, पहला चीज। दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग। अब हम चलते हैं सेकंड साइड, सोर्स साइड पे। सोर्स साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। इक्विटी में सबसे पहले इक्विटी कैपिटल होता है, दैट मीन्स कि ओनर ने, प्रमोटर ने कितना पैसा लगाया हुआ है, कितना कैपिटल जो है वो कंपनी में लगाया हुआ है। दूसरा होता है अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कि कंपनी ने अभी तक कितना पैसा जो है अर्न किया है और कंपनी के पास में कितना अमाउंट जो है एज अ प्रॉफिट रखा हुआ है या फिर फ्रॉम अदर रिजर्व से रखा हुआ है, तो वो सारा जो होता है वो अदर इक्विटी में आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ये हमारा था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द इक्विटी, ये तो हमारा था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सोर्स पार्ट। अब हम चलते हैं लायबिलिटी की तरफ, जो सेकंड कंपोनेंट है सोर्स पार्ट का। लायबिलिटी 2 तरह की होगी, नॉन करंट और करंट। अगेन नॉन करंट में वो लायबिलिटी जिनको 1 साल के बाद में रीपे करना है, 1 साल के बाद में कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको पे करना है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। वेयर जो करंट होगी जिसको 1 साल के अंदर में कंपनी को पे करना पड़ेगा या फिर कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा।
तो सबसे पहला हो गया हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में चलते हैं, तो वहां पर देखते हैं 3 हेड्स दे रखा है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अगेन ये अकाउंटिंग बुक एंट्री है, इसको आप इग्नोर करो अभी फिलहाल के लिए। दूसरा होता है प्रोविजंस। प्रोविजंस का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी के पास में एक ऑब्लिगेशन है जो अभी नहीं है बट इन फ्यूचर आने वाली है, तो कंपनी क्या करती है उसके लिए पहले से ही प्रोविजंस क्रिएट करती है, सो दैट जब वो लायबिलिटी अराइज होगी तो उस केस में कंपनी को दिक्कत ना हो उसको पे करने में, और जिस साल ये ठीक है, और इसीलिए प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया जाता है। के बाद आती है फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल लीज, वहाँ पे देखा था ना हमने आरओयू एसेट, जो मैंने आपको बोला था कि जो भी कंपनी लीज पर कोई भी बिल्डिंग लेती है, कोई भी एसेट खरीदती है, इक्विपमेंट खरीदती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरओयू एसेट खरीदते हैं। तो उसी तरह से जब कंपनी को लायबिलिटी भी पे करना पड़ता है, लीज लायबिलिटी, ठीक है, उसी तरह से जब कंपनी लीज पर चीज़ों को लेती है तो एक एसेट खड़ा होता है, दूसरा साइड लाइबिलिटी खड़ी होती है, लीज लाइबिलिटी, जिसको कंपनी को पे ऑफ करना पड़ता है, वो यही लीज लाइबिलिटी है। और इसके साथ में अदर लीज लाइबिलिटी होगा, जिसको फर्दर नोट नंबर 19 में और डिटेल में समझाया गया है। तो कंपनी के पास में लाइबिलिटी का जो पोर्शन था वो इतना ही था। अब आपको इसी से अंदाजा लग रहा होगा कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी, वो बिल्कुल ही बहुत कम है। यहाँ पर कंपनी ने कोई भी बोरोइंग्स यूज नहीं की हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है। दैट मीन्स कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। कंपनी जो भी एसेट्स खरीद रही है, जो हमने ऊपर देखा था, वो कंपनी अपने पैसे से खरीद रही है, रिटेन्ड अर्निंग से जो भी प्रॉफिट कर रही है उससे कंपनी जो है वो फर्दर एक्सपेंशन कर रही है, नए स्टोर्स खोल रही है। इसके आप ये अंदाजा लगा सकते हो। अब हम चलते हैं करंट लाइबिलिटी के साइड में। अब अगेन करंट लाइबिलिटी में भी आप देखो यहाँ पर एक लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी इज द सेम लाइबिलिटी जो आप विद इन 1 ईयर जो है वो पे करने वाले हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है कि आपने क्रेडिटर से गुड्स उधार खरीदा हुआ है जिसको आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद में अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन का मतलब आपको समझा दिया है। करंट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब जो कंपनी को टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ करना है, वो यहाँ पर आ जाता है हमारा करंट टैक्स लाइबिलिटी। तो ये हो गया हमारा टोटल बैलेंस शीट। आई होप यू हैव गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट कंपोनेंट्स एज वेल एज कि बैलेंस शीट का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर रिक्वेस्ट आता है, वी मे कवर इंटायर कंपोनेंट इन डिटेल और नोट्स में जाकर के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आने वाले टाइम में तो हम एनालिसिस करने वाले हैं इन चीज़ों की और डिटेल में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।